पार्ट 1 में बारिश और फॉग ने हमारा पूरा प्लान स्पॉइल कर दिया था, लेकिन आज पार्ट 2 में बैंफ का असली मैजिक आपके सामने रिवील होने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों। आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मोरेन लेक का वाइब्रेंट ब्लू वाटर, हिडन वाटरफॉल्स, हिस्टोरिक कोल माइंस एंड ये सुपर यूनिक हुडूज। वेदर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, व्यूज़ बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हैं। हाँ, एयरपोर्ट पर हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी वो सीक्रेट स्टोरी भी आज रिवील करेंगे। वैसे यह लेक लुइस का जो बारिश वाला नज़ारा आप देख रहे हैं, यह पार्ट 1 से है। अगर आपने मेरी बैंफ पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी। लेट्स गो। जैसा कि आप जानते हैं, पहले दिन हम लेक लुइस इतने अच्छे से नहीं देख पाए थे, तो आज दूसरे दिन हमने सोचा कि जो कार हमने रेंट की थी उसी से दोबारा चलते हैं। लेकिन मोरेन लेक पर हमारी अपनी कार नहीं जा सकती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्क्स कनाडा ने भारी ट्रैफिक कंजेशन, रोड सेफ्टी और आसपास की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट कार्स को यहाँ पूरी तरह बैन कर रखा है। अब यहाँ जाने का एकमात्र रास्ता ऑफिशियल शटल या टूर बस ही है। खैर, अब बारिश रुक चुकी है, मौसम एकदम साफ है और फाइनली हम पहुँच चुके हैं बेहद खूबसूरत मोरेन लेक पर। ओह माय गॉड दोस्तों, मोरेन लेक को अपनी आंखों से देखना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इसका ब्राइट ब्लू पानी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसमें किसी ने रंग मिला दिया हो, और ऐसा नहीं है। यह 100% नेचुरल है, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद बनता है और यहाँ आकर जमा हो जाता है। हम अभी खड़े हैं फेमस रॉक पाइल ट्रेल के ऊपर, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है इसे $20 व्यू कहते हैं, क्योंकि पहले कनाडा के $20 बिल के पीछे यही एग्जैक्ट फ़ोटो होती थी। पीछे जो 10 सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं उन्हें वैली के 10 पीक्स कहते हैं, और धूप में यह नज़ारा बिल्कुल किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। अगर हम यहाँ आते हैं तो सिर्फ फ़ोटोज़ लेकर वापस मत जाइए। नीचे जाकर लेक के किनारे वॉक कीजिए और एक रेड कनो रेंट करके पानी के बीच में बोटिंग का मज़ा लीजिए। नीले पानी पर लाल रंग की नाव देखकर सीन बहुत ही ब्यूटीफुल और काम लगता है। पानी इतना क्लियर है कि नीचे सब कुछ साफ दिखता है। दुनिया भर से लोग इस खास व्यू को देखने के लिए आते हैं। आज हमें पता चला कि मोरेन लेक इतनी फेमस क्यों है। यहाँ की ताज़ा हवा पूरे सफ़र में और थकान को मिटा देती है। हम कनू नहीं कर पाए क्योंकि आज कनू सर्विसेज बंद है, और आज रेन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कनू की सर्विसेज को बंद किया गया है। पर लोग यहाँ आते हैं कनू की सर्विसेज करने के लिए, जो कुछ ही डॉलर की पेमेंट के बाद की जा सकती हैं। और आज हम इस व्यू का नज़ारा ही ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक ट्रैवल टिप देना चाहता हूँ। याद रखिएगा, यहाँ अपनी प्राइवेट कार लाना अलाउ नहीं है, इसलिए पार्क्स कनाडा की शटल या टूर बस पहले से बुक करके आएँ। और हाँ, माउंटेन वेदर बहुत जल्दी बदलता है, इसलिए अपने साथ हमेशा एक लाइट जैकेट ज़रूर रखें, या आप एक रेन कोट अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेन होती ही रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ एक लड़की खुद से ही कनू को उठाकर कनू चला रही है, पर यह कतई भी सेफ नहीं है। आप निरीक्षक की देखरेख में ही यह कनू चलाएं। अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो आपकी टेक केयर कर सकते हैं और आपको बचा सकते हैं। हालांकि ये सर्विसेज बंद है, फिर भी कुछ लोग वहाँ पड़ी कनू को उठाकर चलाने लग जाते हैं, जैसे ये लड़की चला रही हैं। शटल बसेस
पार्किंग लॉट में पार्क कर दी जाती हैं और वो आपको वापस जाने का समय बता देते हैं। पार्किंग लॉट के साथ में ही एक रेस्टोरेंट है जहां आप खाना खा सकते हैं और आप यहाँ खड़े होकर पूरे व्यू का आनंद ले सकते हैं जैसे हम ले रहे हैं। हमने काफ़ी अच्छा समय यहाँ व्यतीत किया, एकदम शांति, पानी, पानी की आवाज़, पहाड़, झरने, ठंडक और ग्लेशियर। ये व्यू बहुत ही मनमोहक था और वन ऑफ द बेस्ट इन माय लाइफ मैं कह सकता हूँ। हाँ दोस्तों, कनाडा पहुँचते ही हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। दरअसल हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। इसके बाद एयरलाइन ने हमें दूसरी फ़्लाइट में बिठा तो दिया पर हमारा लगेज हमारे साथ नहीं आया। 2 दिन तक हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो हमने मजबूरी में कैलगरी मार्केट से नए कपड़े खरीदे ताकि हम 2 दिन तक वह कपड़े पहन सकें। खैर पूरे 2 दिन के इंतज़ार के बाद हमें फाइनली हमारे बैग्स कैलगरी एयरपोर्ट पर पहुंचकर मिलने वाले थे। पर हम वापस जा रहे हैं कैलगरी एयरपोर्ट पर अपना लगेज पिक करने। पिक करने के बाद पेट में चूहे कूद रहे थे, तो हम आगे सीधे समोसा हाउस लंच करने। यहाँ का एम्बियंस इतना वार्म वेलकमिंग है कि आते ही मन खुश हो जाता है। हमने ऑर्डर किया गरम गरम फूले हुए छोले भटूरे, साथ में सुपर टेस्टी कुलचे छोले। भटूरे इतने सॉफ्ट, छोले और में मसालों का स्वाद इतना परफेक्ट था कि खाकर मज़ा ही आ गया। कनाडा में इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो आसानी से इंडियन फूड मिल जाता है और स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। और अब हम निकल पड़े हैं खूबसूरत कैलगरी शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। कैलगरी का डाउनटाउन बहुत ही क्लीन, मॉडर्न और पीसफुल है। यहाँ की सबसे आइकॉनिक जगह पीस ब्रिज, इसका लाल रंग के ऊपर फ्यूचरिस्टिक ब्रिज के ऊपर वॉक करना और आसपास के व्यू देखना एक बहुत ही काम एक्सपीरियंस देता है। नीचे बहती हुई या साफ बो रिवर, सामने के ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स का नज़ारा शाम के वक्त बेहद खूबसूरत लगता है। कैलगरी शहर अपनी ही एक रिलैक्स्ड वाइब है। अगर आप बैंफ आ रहे हैं तो कैलगरी सिटी में एक शाम स्पेंड करना बिल्कुल बनता है। कैलगरी शहर घूमते घूमते शाम हो चुकी है और हमने सोचा कैनमोर जाने से पहले क्यों न डिनर यहीं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में कर लिया जाए। तो हमने पास ही में एक इंडियन रेस्टोरेंट विहान नाम से सर्च किया और जो कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और ऑथेंटिक इंडियन फूड हमें मिल गया। और हम वापस जा रहे हैं कैनमोर की ओर और रास्ते में हमें यह सनसेट का व्यू देखने को मिला जो हमने गाड़ी रोक कर देखना चाहा और ये अद्भुत है। और हम अपना सामान लेकर वापस आ गए हैं इन पहाड़ों की वादियों में, कैनमोर में, जहां हमने अपना स्टे कर रखा है और एयरबीएनबी रूम ले रखा है। कैनमोर भी एक अद्भुत जगह है। आप पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं और घूम सकते हैं आसपास की जगहों पर और यहाँ कई सारे देखने योग्य स्थान हैं। कैनमोर की हिस्ट्री मैंने पार्ट 1 यानी कि मेरे पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पीछे जाकर लिंक पर क्लिक कर वह वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले जब हम लेक लुइस गए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब हम दोबारा अपनी गाड़ी लेकर लेक लुइस की ओर जा रहे हैं। पर यह रास्ता बहुत ही सुहावना है। यहाँ अलग अलग नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं जो कि प्रकृति ने अपने अंदर समाये हुए हैं। यहाँ बहुत सारी लेक्स, झरने और नदियाँ दिखती हैं। ऐसा ही एक नज़ारा रास्ते में हमें दिखा और गाड़ी रोककर हमने इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाया। और फाइनली दोस्तों, आज हम दूसरी बार पहुंच गए हैं लेक लुइस और मौसम एकदम क्लियर है, जीरो रेन। जो लेक कल बारिश और धुंध में छुप गई थी, आज उसका असली टर्कोइज ब्लू रंग पूरी तरह चमक के साथ नज़र आ रहा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, सामने विशाल ग्लेशियर और इस साफ पानी में लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं। लाल रंग में बोट्स अब इस नीले पानी में तैरती हैं और नज़ारा बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा लगता है। कल की निराशा के बाद आज लेक लुइस का यह रूप देखना हमारे लिए पूरा पैसा वसूल मोमेंट बन गया। यहाँ सामने कायाक की रेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है और कायाक को कुछ समय के लिए रेंट पर टूरिस्टों को दिया जाता है
सो वो झील के अंदर जाकर कायाक का नज़ारा ले सकें और यह बोट चला सकें। यहाँ साथ में ट्रेल्स भी बनी हुई हैं जहाँ काफ़ी लोग हिल पे जाते हैं और वहाँ से इस लेक का नज़ारा लेते हैं। लेक के साथ में ही एक विशाल होटल भी बना हुआ है जहाँ लेक लुइस के बाद अब हम आ पहुँचे हैं योहो नेशनल पार्क में। यहाँ सबसे खास लेक एमराल्ड लेक पर यह, जैसा कि नाम है, इसका पानी भी बिल्कुल सच्चे पन्ने एमराल्ड की तरह गहरा और चमकदार हरा नज़र आता है। यहाँ का माहौल लेक लुइस से थोड़ा ज़्यादा शांत और पीसफुल है। चारों तरफ घने जंगल और लकड़ी के सुंदर ब्रिज और पानी में तैरती हुई बोट्स इस जगह को बहुत ही ड्रीमी लुक देती हैं। अगर आप कैनेडियन रॉकीज़ में आ रहे हैं तो एमराल्ड लेक में आकर कुछ पल बिताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तरह से कहा जाए तो बैंफ लेक्स का शहर है। मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि लेक लुइस की पार्किंग 5 बजे के बाद फ्री है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वहाँ फ्री पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे होते हैं और आप शाम को भी वहाँ जा सकते हैं। एमराल्ड लेक की खूबसूरती देखने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं योहो नेशनल पार्क के 2 बहुत ही खास वाटरफॉल्स की तरफ। रास्ते में हमारा पहला स्टॉप था नेचुरल ब्रिज, जहां किकिंग हॉर्स रिवर के तेज बहाव ने पत्थरों को काट कर एक प्राकृतिक पुल बना दिया है और पानी की गड़गड़ाहट सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम पहुंचे कनाडा के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक टकाओ फॉल्स पर। पहाड़ों से नीचे गिरती यह विशाल जलधारा किसी ठंडक फुहारे जैसे मुंह में पड़ती है और सफ़र की सारी थकान गायब हो जाती है। योहो नेशनल पार्क का यह रूप देखना सच में ही अद्भुत अनुभव है। आप नीचे खड़े होकर फॉल्स को देख सकते हैं और फॉल्स से आ रही धारा की आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ भालू यानी कि बेयर्स की भी वार्निंग दी गई है, तो कृपया बेयर स्प्रे अपने साथ लेकर चलें ताकि खुदा न खास्ता आपका भालू से या बेयर से सामना होता है तो आप अपना बचाव कर सकें। अगले दिन बैंफ के पहाड़ों और झीलों की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अल्बर्टा के प्रसिद्ध बैडलैंड्स यानी ड्रमहेलर की तरफ। बैंफ से लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद आप जैसे ही ड्रमहेलर में दाखिल होते हैं तो पूरा लैंडस्केप ही बदल जाता है। हरे भरे जंगलों की जगह आपको भूरे पहाड़ और अलग ही रेगिस्तानी वाइब देखने को मिलती है। ड्रमहेलर को डायनासोर्स की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हमारा पहला स्टॉप था विश्व के प्रसिद्ध रॉयल टेरल म्यूजियम। यहाँ असली डायनासोर फॉसिल्स, विशालकाय टी-रेक्स कंकाल और इंटरैक्टिव डिस्प्ले देखकर ऐसा लगता है कि हम सीधे जुरासिक पार्क में आ गए हैं। म्यूजियम के बाद हम पहुंचे सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर स्थित मशहूर विलो क्रीक हुडूज पर। हवा और पानी से लाखों साल से तराशे गए ये सैंडस्टोन के खंभे यानी कि हुडूज देखने में बेहद अनोखे और खूबसूरत लगते हैं। अगर आप बैंफ आ रहे हैं तो एक दिन का टाइम निकालकर ड्रमहेलर का यह ऐतिहासिक और एडवेंचर भरा सफ़र करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, ये अजीबोगरीब दिखने वाले हुडूज कोई इंसानी बनावट नहीं है, बल्कि लाखों सालों से बारिश और तेज हवाओं से कट कट कर बनी कुदरत की एक अनोखी तराश है। जहां ऊपर का कठोर पत्थर नीचे की नरम मिट्टी को ढालकर बनता है और उसको बचाए रखता है, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई के अलावा इसके पीछे कई डरावनी कहानियां भी जुड़ी हैं। स्थानीय
फर्स्ट नेशंस जनजातियों का मानना है कि ये पत्थर असल में रात में पहरा देने वाले पत्थर बने दानव यानी जायंट्स हैं और आसपास की बंद पड़ी कोयला खदानों की वजह से लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब हवा इन पत्थरों से टकराती है तो आत्माओं की फुसफुसाहट और चीखें सुनाई देती है। बैडलैंड यानी कि ड्रमहेलर का इलाका रात में बेहद शांत और वीरान हो जाता है जब तेज हवाएं हुडूज की दरारों और छेदों से होकर गुजरती हैं तो एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ और रोने की और चीखने की ध्वनियाँ पैदा होती हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का दावा है कि रात के वक्त हुडूज के आसपास इंसानी फुसफुसाहट, विस्पर्स और पैरों की आहट सुनाई देती है। यह माना जाता है कि पुराने ज़माने में खदानों यानी कि कोल माइंस में मरे हुए मजदूरों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। हुडूज की मिट्टी बहुत ही फिसलन भरी है। अगर आप यहाँ शूज़ डाल के जा रहे हैं तो आपके शूज़ बहुत ही गंदे हो जाएंगे और यह मिट्टी उनके बीच में फंस जाती है और बहुत ही फिसलन पैदा करती है। इसलिए यहाँ ऊपर जाने से गिरने का खतरा बना रहता है। खासकर बच्चे बहुत जल्दी यहाँ से फिसल कर गिरते हैं। कई लोग यहाँ सीढ़ियों से ऊपर तक जाते हैं जो कि सेफ माध्यम है, पर बिना सीढ़ियों के पहाड़ की चोटी तक जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। जब हम यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं तो हमें गाड़ियों की पार्किंग फ़ीस देनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पार्किंग की टिकट दी जा सकती है। नीचे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए टेम्परेरी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर हम कुछ फूड और ड्रिंक्स ले सकते हैं। कैलगरी में कनाडा का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हरी भरी फसलें उगी हुई हैं और साथ में ही क्रूड ऑयल के वेल भी लगे हुए हैं जहाँ लगातार क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। ये वेल खुद से क्रूड ऑयल निकालते रहते हैं और यह ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे क्रूड ऑयल निकलता है वह साथ वाले टैंकर में स्टोर होता रहता है। उसके बाद क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट ट्रक आते हैं जो इस क्रूड ऑयल को ले जाते हैं। यह क्रूड ऑयल यह यकीन दिलाता है कि एक समय पर यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स मौजूद रहे होंगे। हुडूज के रहस्यों और कहानियों को जानने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ड्रमहेलर की एक और सबसे आइकॉनिक लोकेशन हॉर्सशू कैनियन की तरफ। हुडूज से लगभग 25 मिनट की बेहद खूबसूरत ड्राइव के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो अचानक सपाट ज़मीन के बीचों बीच एक विशाल घोड़े की नाल यानी कि हॉर्सशू के आकार की घाटी खुल जाती है। लाखों साल की लेयर्स और बैडलैंड्स का यह व्यू देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो इससे ट्रेल्स के नीचे घाटी में उतरकर घूमना एक बेहद एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। हॉर्सशू कैनियन की चट्टानों पर जो आपको काली और लाल भूरी धारियां दिखती हैं वे असल में 70 मिलियन साल पुरानी कोयले और धातु की कहानी बयां करती हैं। करोड़ों साल पहले यहाँ घना दलदली जंगल हुआ करता था। जब प्राचीन पेड़ और पौधे मरकर पानी और मिट्टी के नीचे दब गए तो लाखों साल तक बिना ऑक्सीजन के जमीन के भारी दबाव और गर्मी से सड़कर कोयले की मोटी परतें बन गई। धातु का लाल रंग कैनियन की चट्टानों में जो लाल और नारंगी रंग धारियां दिखाई देती हैं वे आयरन ऑक्साइड की वजह से हैं। जब प्राचीन नदियों का पानी अपने साथ लोहे के तत्व यानी कि आयरन मिनरल्स बहाकर लाया, वे मिट्टी में हवा पानी के संपर्क में आए तो उनमें जंग यानी कि रस्टिंग जैसी केमिकल रिएक्शन हुई। जब 10,000 साल पहले आइस एज में ग्लेशियर पिघले तब पानी ने ऊपर की ज़मीन को चीर दिया और प्रकृति ने करोड़ों साल से दबे इस कोयले और लोहे के खजाने को दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जिसके बाद यहाँ कोयले की खदानें बनी और कोयला निकाला गया। दोस्तों, हॉर्सशू कैनियन को कनाडा का मिनी ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है क्योंकि ग्रैंड कैनियन की तरह यहाँ भी सपाट ज़मीन अचानक नीचे धंसती है और एक विशाल घाटी खुल जाती है। दोनों ही जगहों पर चट्टानों की दीवारों पर लाखों करोड़ों सालों पुरानी रंग बिरंगी परतें साफ नजर आती हैं जिन्हें पानी और तेज हवा के बहाव ने तराशा है। चाहे यू शेप की घुमावदार बनावट हो या फिर प्राचीन फॉसिल्स का खजाना, हॉर्सशू कैनियन का यह नज़ारा आपको बिल्कुल अमेरिका के
ग्रैंड कैनियन की याद दिला देगा। तो दोस्तों, कैलगरी में फ्लाइट की त्रासदी और खोए हुए बैग्स से शुरू हुआ यह सफर मोरेन लेक के नीले पानी, एमरल्ड लेक में शांत माहौल, टको फॉल्स की गर्जना और अंत में ड्रम हेलर के डायनासोर और हॉर्सशू कैनियन के इस अद्भुत नज़ारे के साथ खत्म होता है। सफर में प्लान्स भले ही बिगड़े हों, पर कैनेडियन रॉकीज और बैडलैंड्स की खूबसूरती ने हमारा दिल पूरी तरह जीत लिया। अगर आपको यह रोड ट्रिप ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रैवल बॉडीज के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए एडवेंचर में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।